Hello everyone, myself Sonia. Welcome to my YouTube channel. And today we are going to discuss about glycosylation of protein in endoplasmic reticulum. So ये जो पीपीटी है ये मैंने लॉडिश से प्रिपेयर की है. ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन होता क्या है ये चीज़ हम देखते हैं पहले कि प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है. कार्बोहाइड्रेट मोइटी का ऐड होना प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है. दो टाइप के प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन देखने को मिलते हैं. एक होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन. एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो है जो ईआर में टेक्स प्लेस करता है और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट जो एस्पेरेजिन रेजिड्यू होता है उसके ऊपर होता है. जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट होती है पर्टिकुलर जो प्रोटीन है उसके अंदर दैट इज NXS या फिर NXT. NXS का मतलब क्या है. यहाँ पे N का मतलब है एस्पेरेजिन और X का मतलब है कि कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पे हो सकता है एक्सेप्ट प्रोलिन और इसी तरीके से T का मतलब है थ्रियोनिन. जब ऐसी सीक्वेंस प्रेजेंट होगी तो उस पे ग्लाइकोसाइलेशन होगा ER के अंदर. अब क्या मैकेनिज्म होता है ग्लाइकोसाइलेशन का ईआर में वो सब आज हम देखेंगे. उसके अलावा दूसरा टाइप होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन. ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो गोल्जी अपरेटस के अंदर होता है और ये जो है एक पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस होती है. जबकि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होती है एक को ट्रांसलेशनल प्रोसेस होती है. जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है ये जो सीरीन और थ्रियोनिन जो है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके ऊपर टेक्स प्लेस करती है. इसीलिए इसका नाम ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है. और जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है ये गोल्जी अपरेटस के अंदर होता है. ठीक है. और अगर हम कंपैरिजन की बात करें दोनों में तो जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है इस पे मल्टीपल शुगर रेजिड्यू जो है वो ऐड होते हैं. ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में लेकिन सिर्फ 1 से 4 शुगर रेजिड्यू जो है वो ऐड होते हैं. अब प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ल्यूमेन में. तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं ये राइबोसोम है. राइबोसोम जो है वो उसने पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया है. जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस जो है वो एक्सपोज होती है तो जो साइटोसोल में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड SRP. ये SRP प्रोटीन जो है वो बाइंड हो जाता है इस सिग्नल सीक्वेंस के ऊपर और इसको रिक्रूट करता है SRP रिसेप्टर के पास. यहाँ पे ये है SRP रिसेप्टर और इसको जो SRP प्रोटीन है इस SRP रिसेप्टर पर राइबोसोम को और जो पॉलीपेप्टाइड इससे अटैच्ड है उसको रिक्रूट करेगा इस रिसेप्टर के ऊपर. जो SRP है और SRP रिसेप्टर है इसकी बाइंडिंग जो है वो GTP के द्वारा जो है इन दोनों की बाइंडिंग होगी. जैसे ही बाइंडिंग होगी जो ट्रांसलोकोन यहाँ पे प्रेजेंट है ER मेम्ब्रेन के ऊपर ये ट्रांसलोकोन जो है वो ओपन हो जाएगा. ट्रांसलोकोन के ओपन होते ही अब पॉलीपेप्टाइड जो यहाँ पे अरेस्ट हुआ था जैसे ही SRP बाउंड करता है जो सिग्नल सीक्वेंस है उसके ऊपर तो उस टाइम पे क्या होता है जो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो अरेस्ट हो जाती है. लेकिन जैसे ही ये बाइंड करता है इस SRP रिसेप्टर के ऊपर अब जो राइबोसोम है वो फर्दर जो है पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा. अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो 5th स्टेप है. अब जो 4th स्टेप है इसमें क्या होगा कि जैसे ही ट्रांसलोकोन ओपन हुई और अब पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस जो है वो शुरू हो गई है तो SRP रिसेप्टर यहाँ से जो SRP रिसेप्टर से जो SRP प्रोटीन है ये डिसोशिएट हो जाएगा और GTP का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये GDP में कन्वर्ट हो जाएगा और SRP यहाँ से क्या हो जाएगा डिसोशिएट हो जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू. अब 5th स्टेप में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक सिग्नल पेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है जो कि जो पर्टिकुलर सिग्नल सीक्वेंस होती है उसको क्लीव करता है. ठीक है. इसने इसको क्लीव कर दिया और फर्दर जो है पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस जो है वो हो जाएगी और जैसे ही पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस कंप्लीट होगी राइबोसोम जो है यहाँ से वो डिसोशिएट कर जाएगा. अब जो प्रोटीन है ये प्रोटीन ल्यूमेन के अंदर आ गया है. अब इसी प्रोटीन का जो है ग्लाइकोसाइलेशन हम करेंगे. ठीक है.
यहाँ पे ये स्टेप वाइज दे के रखा है कि किस तरीके से जो है फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब किस तरीके से जो है ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस जो है ईआर मेम्ब्रेन के अंदर होती है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा, तो उसमें ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मोइटी जो है वो प्रोटीन के ऊपर अटैच होती है। तो उससे पहले जो ओलिगोसेक्राइड जो अटैच होगा उस प्रोटीन के ऊपर, उसकी सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो किस तरीके से ओलिगोसेक्राइड बनता है और क्या उसकी कंपोजिशन होती है, वो यहाँ पे हम देखेंगे इस डायग्राम में। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप में ये क्या दिखा रहा है, डोलिकोल फॉस्फेट, जो कि एक हाइड्रोफोबिक जो है एक लिपिड होता है। ये लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये जो लिपिड है इसके ऊपर पहले फॉस्फेट, ऑलरेडी डोलिकोल फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट उस पर अटैच ही होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर में यहाँ पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इसका मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और ब्लू में मैनोज, और जो ये ट्रायंगल शेप में ब्राउन कलर में है, इसका मतलब है ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहले क्या होगा, जो यूडीपी है, यूडीपी एक्चुअली जो है वो कैरी करता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को, और इसको अटैच करा देगा इस डोलिकोल फॉस्फेट पे। उसके अलावा जो यूडीपी है वो यूएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फॉस्फेट प्रेजेंट है यूडीपी के ऊपर, वो भी, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन दोनों ही यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में अटैच हो जाएंगे डोलिकोल फॉस्फेट के साथ। फिर इसी तरीके से अनदर यूडीपी आएगा। अब जो अनदर यूडीपी आएगा ये सिर्फ अटैच करेगा किसको, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को अटैच कराएगा। फिर थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन अटैच होने के बाद फिर 5 जीडीपी आएंगे, और ये 5 जीडीपी क्या कैरी करेंगे अपने साथ, मेनोज को कैरी करेंगे। मेनोज जो है, फिर मेनोज जो शुगर है उसका एडिशन, 5 मेनोज शुगर का एडिशन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ही 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन और 5 मेनोज रेजिड्यू जो हैं वो ऐड होते हैं इस डोलिकोल फॉस्फेट के ऊपर, वैसे ही ये जो डोलिकोल फॉस्फेट है ये फ्लिप कर देता है साइटोसोलिक साइड से ल्यूमिन की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लिप होता है इस ओलिगोसेकेराइड का। अब ये क्या आ गया, ईआर ल्यूमिन के अंदर आ गया। पहले इसकी सिंथेसिस कहाँ पे हुई थी, साइटोसोल के अंदर हुई थी। अब फ्लिप होने के बाद क्या होगा, जो फिफ्थ स्टेप है इसमें अब फर्दर जो है, ब्लू में क्या थे हमारे मेनोज थे, अब फर्दर मेनोज का एडिशन होगा। 5 मेनोज ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, और अब 4 जीडीपी आएंगे, वो मेनोज को कैरी करेंगे, और 4 मेनोज फर्दर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब कितने टोटल मेनोज जो है वो 9 हो गए। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं। अब फर्दर जो है यूडीपी आएगा। यूडीपी जो है वो ग्लूकोज को कैरी करता है, और 3 यूडीपी जो हैं वो 3 ग्लूकोज को ऐड करा देंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, उसके अलावा 9 मेनोज और 3 ग्लूकोज का एडिशन होता है। ये हमारा जो है ओलिगोसेक्राइड बन के तैयार हो गया। ये 3 ग्लूकोज रेजिड्यू जो इसके ऊपर ऐड होते हैं, इसका मतलब ये है अब जो ओलिगोसेक्राइड जो है वो हमारा तैयार है। और अब जो इसका जो ट्रांसफ़र है इस ओलिगोसेक्राइड का लिपिड से पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर होगा। अब वो कैसे होगा वो हम आगे देखते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं ट्यूनिकामाइसिन। ट्यूनिकामाइसिन एक ड्रग होती है जो कि इस ओलिगोसेकेराइड के सिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप को ब्लॉक करती है। मतलब जब गैलेक्टोसमाइन एनेसिटाइल ग्लूकोसमाइन को लेके आ रहा था, एनेसिटाइल ग्लूकोसमाइन है, सॉरी, एनेसिटाइल ग्लूकोसमाइन को जब यूडीपी लेके आया था अपने साथ और फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कर रहा था, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, और इसी फर्स्ट रिएक्शन को ट्यूनिकामाइसिन जो है वो ब्लॉक करता है। अब ये स्टेप्स की फॉर्म में दिखा रखा है कि जो डोलिकोल फॉस्फेट है वो एक स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक लिपिड होता है। 75 से 95 कार्बन एटम का बना हुआ होता है। फिर यही दिखा रखा है कि 2 एनेसिटाइल ग्लूकोस माइन जो है वो और 5 मेनोज रेजिड्यू जो है वो ऐड होंगे एक टाइम पे ही डोलिकोल फॉस्फेट के ऊपर, जो साइटोसोलिक फेज है उसके साइड। फिर वो फ्लिप कर जाएगा। फ्लिप करने के बाद जो है फर्दर जो है मेनोज और ग्लूकोज की एडिशन होगी। तो वही जो है स्टेप्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा है।
फिर अब किस तरीके से प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है। डोलिकोल फॉस्फेट जो है उसने अपना काम कर डोलिकोल फॉस्फेट के ऊपर ओलिगोसेकेराइड जो है वो सिंथेसिस उसका हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला जैसे यहाँ पे दे रखा है, ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल हैं इस ओलिगोसेकेराइड में, मैनोज के 9 मॉलिक्यूल हैं और जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है उसके 2 मॉलिक्यूल हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज रेजिड्यू फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट थी, इस पॉलीपेप्टाइड के ऊपर हमने देखा था कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है, एस्पेरेजिन रेजिड्यू के ऊपर होता है। तो जो एस्पेरेजिन रेजिड्यू है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा इस पूरे ओलिगोसेकेराइड का, और फर्दर क्या होगा, ये जो ग्लूकोज रेजिड्यू है ये 1 बाय 1 करके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और जैसे ये रिमूव हो जाएंगे फर्दर जो है ये एक मेनोज भी, जो 3 ग्लूकोज हैं और एक मेनोज जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब मतलब वो जो प्रोटीन है वो सिस गोल्जी अपरेटस सिस गोल्जी जो सिस्टर्ने हैं वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब स्टेप्स की फॉर्म में जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, जो इंटायर 14 रेजिड्यू प्रिकर्सर जो होता है वो ट्रांसफर होता है डोलिकोल कैरियर से एस्पेरेजिन रेजिड्यू के ऊपर, पॉलीपेप्टाइड चेन में जो एस्पेरेजिन रेजिड्यू है उसके ऊपर, जो कि ईआर ल्यूमेन में इमर्ज कर रहा है। अब जो ये एनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस होती है, ये एनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन को ट्रांसलेशनली होती है। मतलब जब पॉलीपेप्टाइड का जब सिंथेसिस चल रहा होता है उसी टाइम पे जो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है उस मेम्ब्रेन के अंदर ही एम्बेडेड होता है, और उस टाइम पे वो ट्रांसफ़र करता है इस ओलिगोसेकेराइड का किसके ऊपर, पॉलीपेप्टाइड चेन के एस्पेरेजिन रेजिड्यू के ऊपर। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो एस्पेरेजिन रेजिड्यू जिसमें ये ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, एस्पेरेजिन एक्स सेरीन और एस्पेरेजिन एक्स थ्रियोनिन, ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगी इसी सीक्वेंस पे ओलिगोसेकेराइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होगा वो ट्रांसफ़र करेगा उस ओलिगोसेकेराइड को एस्पेरेजिन रेजिड्यू के ऊपर। तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा इस प्रोसेस में, ओलिगोसेकेराइल ट्रांसफेरेज। अब यहाँ पे 2 ऑफ 3 सब यूनिट जो हैं इस एंजाइम की वो ईआर मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब बता रखा है कि जो ये एंजाइम होता है ओलिगोसेकेराइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है, इस एंजाइम की 2 सब यूनिट जो हैं वो ईआर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, whose cytosol facing domain bind to the ribosome, localizing a third subunit of the transferase, the catalytic subunit। जो कैटालिटिक सबयूनिट होती है, थर्ड सबयूनिट, वो प्रेजेंट होती है ईआर ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, और ये कैटालिटिक सबयूनिट ही ट्रांसफ़र कराएगी ओलिगोसेकेराइड को पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर। अब जितने भी ये जो ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस अगर जो इसमें प्रेजेंट होंगी इस पॉलीपेप्टाइड में, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ही ग्लाइकोसाइलेट होंगी, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट फ्रॉम द अमीनो एसिड सीक्वेंस अलॉन विच पोटेंशियल एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन विल बी मॉडिफाइड। अब जितनी अगर बहुत सारे सीक्वेंस प्रेजेंट है ये ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस, तो ज़रूरी ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब पे जो है ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस होगा, एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगा। ओनली कुछ ही ऐसी सीक्वेंस होंगी जिनके ऊपर ये मॉडिफिकेशन होगा। अब ये मॉडिफिकेशन जो है वो प्रिडिक्ट कर नहीं सकते हम पहले, वो डिपेंड करता है कि जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस हो रहा है, जो रैपिडली फोल्ड हो जाएंगी जो सीक्वेंस वो छुप जाएंगी, वो ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस छुप जाएंगी और वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा ओलिगोसेकेराइड का। लेकिन जो पोर्शन दिखता रह जाएगा या फिर जो अवेलेबल होगा जो ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस का पोर्शन, वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिखा रखा है कि जो एंटायर प्रिकर्सर है, पूरा जो प्रिकर्सर है, ग्लूकोज 3 मैनोज 9 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के 2 मॉलिक्यूल, ये पूरा ही प्रिकर्सर जो है वो ट्रांसफ़र करता है पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के ऊपर, और बाद में जो ग्लाइकोसाइडेज जो एंजाइम होगा वो इन तीनों ग्लूकोज रेजिड्यू को रिमूव कर देगा और एक पर्टिकुलर मैनोज रेजिड्यू को। ठीक है, जो 3 ग्लूकोज रेजिड्यू जो हैं, जब लास्ट में जो प्रोसेस हुई थी ना कि 3 ग्लूकोज रेजिड्यू जो हैं वो ऐड हुए थे, और वो 3 ग्लूकोज रेजिड्यू का ऐड होने का मतलब क्या था कि अब जो है ओलिगोसेकेराइड की सिंथेसिस कंप्लीट होगी, ये एक सिग्नल सीक्वेंस की तरह वो काम करता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोटीन के ऊपर, कि क्या फंक्शन होते हैं, क्यों ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस जो है वो क्यों की जाती है। ठीक है, तो एक फंक्शन है प्रॉपरली फोल्ड कराने के लिए।
प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हुई है उसको प्रॉपरली फोल्ड कराने के लिए ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर ट्यूनिकामाइसिन जो अगर वो ड्रग प्रेजेंट होती है इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में, तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस का जो हीमाग्लूटिन प्रिकर्सर पॉलीपेप्टाइड है वो सिंथेसाइज तो हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो पाता। अब वो प्रॉपरली फोल्ड क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो ट्यूनिकामाइसिन जो ड्रग है वो क्या करती है, जो फर्स्ट स्टेप है ओलिगोसेकेराइड के सिंथेसिस को, उसको ब्लॉक कर देती है। उसको ब्लॉक कर देगी तो अब जो है ग्लाइकोसाइलेशन जो है इस हीमाग्लूटिनिन प्रिकर्सर पॉलीपेप्टाइड के ऊपर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो वो सिंथेसाइज तो हो जाएगा लेकिन प्रॉपरली फोल्ड नहीं होगा। प्रॉपरली फोल्ड नहीं होगा तो जो वायरस है वो अपना काम नहीं करवा पाएगा। तो इस तरीके से इस ड्रग को यूटिलाइज किया जाता है इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करके। जो एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सीक्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स को। हमें पता है ईआर से गोल्जी में, गोल्जी से फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सीक्रेट भी किए जाते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन इसीलिए भी ऐड होता है ताकि वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। अब जो अगर नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन को ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म ऑफ उसी प्रोटीन की फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो ऐसा देखा जाता है कि वो लेस स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है। ओलिगोसेक्राइड जो है सेल जो ग्लाइकोप्रोटीन्स पे जो ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है सेल की सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो ग्लाइकोसाइलेशन हुआ प्रोटीन पे, फॉर एग्जांपल वो प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर जाके इम्बेड हो गया सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, और अब वो मेम्ब्रेन पे जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है वो सेल टू सेल एडहेशन में भी हेल्प कराता है, जैसे कि कैम मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं इस तरीके से हेल्प करते हैं प्रोटीन्स की। उसके अलावा ये इम्यून सिस्टम में भी रोल प्ले करते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोटीन के ऊपर। उसके अलावा ये दिखा रखा है कि किस तरीके से जो ईआर ल्यूमेन है उसका इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइज्ड इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए। हमें पता है जो हमारी सेल है उसका रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है, तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में जो सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए ईआर ल्यूमेन के अंदर जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जो सीक्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं उन्हीं के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। जो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि साइटोसोलिक राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और इनके अंदर भेजने के लिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भेजने के लिए, ऐसे प्रोटीन्स के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। रीज़न क्या है? क्योंकि जो साइटोसोल है वो उसका इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग होता है, तो जो सिस्टीन रेजिड्यू पे जो सल्फा हाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। तो किस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ईआर ल्यूमेन के अंदर वो यहाँ पे हम देखेंगे। एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज पीडीआई। ठीक है। पीडीआई जो एंजाइम होता है ये एक्चुअली हेल्प करता है सबस्ट्रेट जो फॉर्मेशन है डाइसल्फाइड बॉन्ड की किस तरीके से जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का। ये ऑक्सीडाइज पीडीआई है। ऑक्सीडाइज पीडीआई मतलब प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज, ये एंजाइम का नाम है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, इसका मतलब यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके प्रेजेंट है और ये रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट प्रोटीन है। अब ये सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ऑक्सीडाइज पीडीआई क्या करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा इस प्रोटीन के साथ। तो जो जैसे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके साथ बनाएगा तो यहाँ पे जो क्योंकि इसने जो है एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइज प्रोवाइड कर दिया तो एच यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्जेस के ऊपर आ गया, सल्फर के ऊपर। अब ये सल्फर इस के ऊपर अटैक करेगा जो जिसने एंजाइम के साथ बॉन्डिंग कर रखी है और इस तरीके से जो है फॉर्मेशन हो जाएगी डाइसल्फाइड बॉन्ड की। अब उसके अलावा जो पीडीआई है, जो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज एंजाइम है, ये एक्चुअली रीअरेंजमेंट भी करा सकता है डाइसल्फाइड बॉन्ड की। सपोज कोई प्रोटीन है उसके अंदर इनकरेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी तो इस तरीके से
ये जो रिड्यूस्ड पीडीआई है ये आएगा इसके पास। ये रिड्यूस्ड पीडीआई क्या करेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है इसके ऊपर, इसके डाइसल्फाइड, इसके सल्फर बॉन्ड के सल्फर जो सल्फर एटम है उसके ऊपर ये रिएक्ट मतलब एक तरीके से अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस तरीके से फिर ये जो है, ये जो तीसरा एटम है इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर इसका डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये सेकंड स्टेप में दिखा रखा है कि जो अब इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये जो सल्फर एटम है ये अब इस वाले सल्फर एटम के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से जो है फिर से एक रीअरेंजमेंट होगी डाइसल्फाइड बॉन्ड की। उसके अलावा जो ये फॉस्फेट डाइसल्फाइड आइसोमेरेज जो एंजाइम है इसको रिसाइकिल किया जाता है ऑक्सीडाइज इरो-1 के थ्रू। जो ऑक्सीडाइज इरो-1 जो है वो रिड्यूस पीडीआई को ऑक्सीडाइज पीडीआई में कन्वर्ट करता है। सो इस तरीके से जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, रीअरेंजमेंट हो सकता है ER ल्यूमेन के अंदर। किसकी हेल्प से, एक एंजाइम की हेल्प से, दैट इज फॉस्फेट डाइसल्फाइड आइसोमेरेज, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज जो है एंजाइम का नाम है, सॉरी। फिर यहाँ पे दिखा रखा है कि ये देखिए यहाँ पे ओलिगोसैकेराइल ट्रांसफेरेज ये एंजाइम है। इसने क्या किया, ये जो डॉलिकोल पे जो ओलिगोसैकेराइड अटैच था इसने इसको पॉलीपेप्टाइड पे ट्रांसफ़र करा दिया। अब आप देख रहे हो कि जो पॉलीपेप्टाइड है अभी भी सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब ये को ट्रांसलेशनली ये प्रोसेस होती है। जैसे ही ER ल्यूमेन के अंदर पॉलीपेप्टाइड आता है तो वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, HSP70 हिस्टोन, जिसका नाम बिप होता है ER ल्यूमेन के अंदर। और ये जो बिप हिस्टोन प्रोटीन है, ये चैपेरोन है, ये बाइंड करेगा इस पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर और उसको अनफोल्डेड स्टेट में मेंटेन करके रखेगा। उसके अलावा कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन ये भी एक टाइप के चैपेरोन्स होते हैं। और जो कैलनेक्सिन है वो ER की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एम्बेडेड रहता है और कैलरेटिकुलिन जो है वो ER के ल्यूमेन में प्रेजेंट रहता है। ये कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन जो है, जो ओलिगोसैकेराइड रेजिड्यू है उसके ऊपर ये बाइंड करते हैं और ये प्रॉपर फोल्डिंग कराते हैं उस पॉलीपेप्टाइड की। ठीक है, कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन जो है ये कैल्शियम बाइंडिंग लैक्टेंस होते हैं जो कि ER मेम्ब्रेन और ER ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं और ये जो हैं फोल्डिंग में हेल्प कराते हैं। जैसे ही फोल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, ग्लूकोज और मैनोज रेजिड्यू को, एक ग्लूकोज जो 3 ग्लूकोज रेजिड्यू प्रेजेंट थे ओलिगोसैकेराइड के ऊपर, एक मैनोज रेजिड्यू प्रेजेंट था, उसको रिमूव करा देंगे और फर्दर जो है फोल्डिंग होगी। अब उसको जो ER से वो प्रोटीन जो है वो गोल्जी में चला जाएगा। लेकिन अगर जो फोल्डिंग है वो इम्प्रॉपर हुई तो कैलनेक्सिन कैलरेटिकुलिन जो है उसके ऊपर बाइंड करेंगे और उसको फर्दर रिसाइकिल करा देंगे, या फिर ये जो प्रोटीन है ये क्या करेंगे, उस प्रोटीन जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसको डिग्रेड करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन जो है वो प्रॉपर फोल्डिंग में हेल्प करते हैं पॉलीपेप्टाइड की।